क्लास। अब चैप्टर स्टडी करेंगे। अभी चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपवाह तंत्र। ठीक है, तो अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, जो रिवर से अलग अलग रस्तों के द्वारा, ठीक है, जो वाहिकाएं गई हुई हैं उनके माध्यम से हो रही जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, अपवाह किसे कहते हैं, जो वाहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह हो रहा है उसे अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं का जो जाल होता है उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हो गया कि अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, अपवाह तंत्र क्या होता है, इन वाहिकाओं का जो जाल होता है उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। चलिए अब आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएँ ही देखी होंगी। ठीक है, वर्षा ऋतु में आप जनरली देखते हैं कि जो नाले हैं, वाहिकाएँ हैं, नदियाँ हैं, वो बहती हैं, जो अतिरिक्त जल बहाकर ले जाती हैं। ठीक है, अगर ये वाहिकाएँ ना होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। यदि वाहिकाएँ नहीं होती और पानी अधिक हो जाता तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य घटना है। बाढ़ कहाँ आएगी, जहाँ वाहिकाएँ अवरुद्ध होंगी, अस्पष्ट होंगी, क्लियर नहीं होंगी, वहाँ पर बाढ़ आ सकती है। क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है जहाँ आप रहते हैं, क्या उसके नियर कोई शहर या फिर शहर या गांव के आसपास कोई रिवर है? क्या आप कभी नौकायान करने या नहाने के लिए गए हैं? क्या आप कभी रिवर में मतलब नहाने या नौकायान करने के लिए गए हैं? क्या यह नदी जो है वह 12मासी है? 12मासी मतलब 12 महीने बहने वाली, जैसे कि गंगा रिवर है। गंगा रिवर एक 12मासी रिवर है। यह अल्पकालिक है। अल्पकालिक का मतलब यह होता है कि वह वर्षा ऋतु में बहती है और अन्य जो मौसम आता है उसमें वह उसका पानी सूख जाता है। क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती हैं? अब इस चीज़ का रीज़न क्या है कि जो नदी की जो डायरेक्शंस है वो एक ही दिशा में है। आपने भूगोल की अन्य 2 पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं कि वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में क्यों बहने लग रहा है? उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर ही क्यों बहती हैं? वे बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। देखिए, ये हमारा, यदि इंडिया की हम लोकेशन को कंसिडर करें, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है, तो जो हमारी ज़्यादातर रिवर है वो किस डायरेक्शन में बहती हैं? हमारी ज़्यादातर रिवर पश्चिम से पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल में अपने जल को विसर्जित करती हैं। एक नदी विशिष्ट अक्षेत्र में, जो एक नदी का विशिष्ट अक्षेत्र से अपना जल जो बहाकर लाती है उसे जल ग्रहण कैचमेंट एरिया बोला जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, जल ग्रहण अक्षेत्र किसे कहा गया है? तो जो वो एरिया जिसके एक विशिष्ट क्षेत्र जिसमें जल बहाकर लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कैचमेंट एरिया कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखिए, ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अपवाह द्रोणी किसे कहा जाता है? एक नदी या जो उसकी ट्राइब्यूटरी हैं, ठीक है, वो जितना जल अपने जो उसका अपवाहित क्षेत्र है जिसमें वो अपवाह, जहाँ वो बहने लग रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको अपवाह का मतलब बताया था। देखिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अपवाह का मतलब क्या है? जो वाहिकाओं के माध्यम से जल प्रवाह होता है उसे अपवाह कहा जाता है। और एक नदी और जो उसके सहायक नदियाँ हैं, जो अपवाहित क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ पर उस नदी के द्वारा जल का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी कहा जाता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि अपवाह द्रोणी का मतलब क्या है? देखिए बेटा, सारे क्वेश्चंस जो छोटे क्वेश्चंस हैं मैं आपको अलग से मेंशन नहीं कराऊंगी। चैप्टर रीड कराते कराते मैं आपको साथ साथ मेंशन करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया अपवाह द्रोणी, और आप इन चीज़ों को ध्यान से करेंगे तो जो आपके टेक्सचुअल्स क्वेश्चन हैं वो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से अपवाह द्रोणी कहते हैं एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा होती है,
एक अपवाह श्रेणी से जो दूसरा अलग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जल विभाजक या जल संभर कहा जाता है। ठीक है, वह क्या बोलेंगे उसको, वाटर शेड बोलेंगे। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपहृत क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। देखिए, जो बड़ी नदियां हैं उनके द्वारा जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, बड़ी नदियों के लिए नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों द्वारा व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। देखिए, बड़ी नदियों द्वारा बनाया गया है इसलिए उसका क्षेत्र जो होगा वो बड़ा ही होगा नदी द्रोणी का। ठीक है, जल संभर छोटी नदियों या नालों द्वारा बनाया जाता है तो उसका जो क्षेत्र है वह छोटा होगा। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों में पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। देखिए, नदी द्रोणी, और अब आपको क्लियर हो गया होगा नदी द्रोणी क्या होता है और जल संभर क्या होता है। ये दोनों एकता के परिचायक किस लिए कहे गए हैं, यदि इसके एक भाग पर इफेक्ट पड़ेगा तो साथ में दूसरे भाग को भी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व वृत्त नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा गया है। देखिए, जो नदियों का पानी, ठीक है, समुद्र में जाता है उसके आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। क्यों 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि हमारी नदियों का जो पानी है वो 2 साइड जाता है। ठीक है, एक पश्चिमी साइड, एक पूर्वी साइड, मैक्सिमम तो पूर्वी साइड ही जाता है। ठीक है, कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं लेकिन जिनका जो पानी है वो कहाँ जाता है, पश्चिमी साइड भी जाता है। तो ये 2 जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, एक अरब सागर का, अरेबियन सी का, और सेकंड कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल कहाँ है, इन ईस्टर्न लोकेशन में है, और ये कौन सी लोकेशन में है, वेस्टर्न लोकेशन में है। ये अपवाह जो तंत्र हैं दिल्ली, कटक, अरावली व सह्याद्री द्वारा विलग किए जाते हैं। इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। कुल अपवाह क्षेत्र का 77% भाग, जिसमें कौन सी रिवर्स आ जाती हैं, अपवाह क्षेत्र समझ गए होंगे। अपवाह का मतलब जो जल बहाकर वो जो नदियाँ अपने साथ लेके आई हैं उस क्षेत्र को, मतलब जल प्रवाह का जो क्षेत्र है उसे अपवाह कहा जाता है। तो अपवाह क्षेत्र का लगभग 70% भाग, जिसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% जो क्षेत्र हैं वो सिंधु, नर्मदा, तापी, माही या पेरियार नदियाँ हैं। अपना जल कहाँ पर गिराती हैं, यहाँ अरब सागर में गिराती हैं। देखिए, अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, जनरली सभी को पता होता है कि हमारी जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो कहाँ अपने जल को प्रभावित करती हैं, वो अपने जल को कहाँ वो करती हैं, 77% अरेबियन पश्चिमी बंगाल में करती हैं, पश्चिमी बंगाल से बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी नदियों के नाम बताइए जो अपने जल को कहाँ प्रवाहित करती हैं, अरेबियन सी में करती हैं। तो इन रिवर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। इंडस रिवर है बेटा, इंडस रिवर तो पाकिस्तान से होते हुए जाती है, बट नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदी जो हैं वो कहाँ की हैं, इंडिया की हैं। ठीक है, इंडिया से ही मतलब उनका जो मुहाना है वो कहाँ जाता है, ये अरेबियन सी के अंदर जाता है। जनरली नर्मदा, तापी किसी को भी याद रह जाता है, बट माही एंड पेरियार ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लर्न रखना है, ये आपको याद रखना है कि ये जो रिवर्स हैं इनका पानी कहाँ जाता है, अरेबियन सी के अंदर जाता है। नेक्स्ट देखिए, जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, जल संभर जो पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है, जल संभर जो नदियों और नालों द्वारा, और यदि बड़ी नदियों द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नदी द्रोणी कहा जाता है। तो इसके आधार पर देखिए कुछ बेसिक वर्ड है बेटा,
आप स्टार्टिंग से ही क्लियर करते चलना कि अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह द्रोणी क्या होता है, जल विभाजक क्या है, और जल विभाजक मतलब जल संभर क्या है, नदी द्रोणी क्या है, जल संभर क्या है, ये सारा सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको सारा क्लियर होगा तो जो आगे के नेक्स्ट पॉइंट आएंगे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले ही से क्लियर करके लर्न करके समझ के तब आगे बढ़ना आप। अब देखना यहाँ से फर्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करती हूँ, अकॉर्डिंग टू एरिया, किसका के एरिया जो कैचमेंट एरिया है वो कितना है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका देखिए नदी द्रोणी का यूज़ किया, दैट मीन्स हम बड़ी नदियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिनका अपवाह क्षेत्र, बड़ी नदियाँ हैं तो अपवाह क्षेत्र भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना हो गया यहाँ से 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पीनार, साबरमती, बराक। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड वाली जिनका 2000 से लेके 20,000 तक मतलब जिनका अपवाह अक्षेत्र हैं, इसमें 44 नदी द्रोणी हैं, जैसे कि कालिंदी, पेरियार, मेघना, और लघु नदी जो द्रोणी हैं उनका अक्षेत्र जो है वह 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाले बहुत सी नदियाँ शामिल हैं, जहाँ पर कम बरसात होती है ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जो इसके अंदर क्या हैं, सम्मिलित हैं। यदि आप चित्र 3.1 देखेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत जो है वह हिमालय पर्वत है। मैं आपको एक बार फिगर क्लियर करवा देती हूँ। दिस इज़ द फिगर 3.2। ठीक है, यहाँ से जब मैंने आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, ये मेरा हिमालय का रीजन है, अपर पार्ट ऐसे करके यहाँ तक। ठीक है, हिमालय रीजन के अंदर मैं बहुत सारी रिवर्स की बात करती हूँ। देखिए बेटा, सिंधु है, ये चाइना से होते हुए यहाँ से गई हुई है। देन आफ्टर आई एम टॉकिंग अबाउट द झेलम रिवर। झेलम रिवर ये जम्मू एंड कश्मीर से, एंड देन आफ्टर ये आपको चिनाब रिवर दे रखी है। देखिए ये वाली, ये इसका जो ओरिजिन प्लेस है ऑल्सो इन जम्मू कश्मीर। फिर हम बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी इन हिमाचल प्रदेश। एंड सतलज की बात करें, दिस इज़ इन ये चाइना से आती हुई और यहाँ से इस दर्रे से हमारे इंडिया में एंटर करती है। ब्यास नदी इसका भी हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड का में ओरिजिन प्लेस गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का दिया गया है। ठीक है, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी जो है वो कौन सी है, यमुना नदी है। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे कि यमुना नदी की ट्राइब्यूटरियाँ कौन सी हैं। देखिए चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा है, और ये कीन नदी, और फिर यहाँ से ये गोमती नदी। ये सारी की सारी यमुना की ट्राइब्यूटरीज। गोमती किस देख लीजिए यहाँ से आगे। फिर उसके बाद सोन नदी, ये ट्राइब्यूटरी है गंगा नदी की। गंडक नदी किसकी ट्राइब्यूटरी है, गंगा नदी की। घाघरा इज ऑल्सो। यहाँ हम देखेंगे बिहार के अंदर, बिहार में कौन सी रिवर है इसकी ट्राइब्यूटरी, कोशी नदी। कोशी नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा गया है, बिहार का शोक कहा गया है। बिहार का शोक इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी नदी है जो अपने रास्ते बहुत ज़्यादा बदलती रहती है। ठीक है, ये अपने रास्ते बहुत ज़्यादा बदलती है, इसके लिए फेमस है और काफ़ी तबाही करती है, जनमाल का काफ़ी नुकसान करती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा गया है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से ओरिजिन प्लेस ये किसका है, मानसरोवर लेक के पास किसका ओरिजिन प्लेस है, ये चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर का है, और चाइना में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का दूसरा नाम सांगपो रिवर है, क्योंकि यहाँ सांगपो कहाँ बोला जाता है इसको, चाइना में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश से ये हमारे इंडिया में एंटर करती है, जहाँ इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जब यह असम में एंटर करती है तब इसे ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्रा से ये बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में आकर यह गंगा नदी से मिल जाती हैं, और फिर यह बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को विसर्जित कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो ज़्यादातर नदियाँ हैं उनका जो उद्गम स्थान है वो क्या है, हिमालय की रेंजेस, हिमालय पर्वत श्रृंखला ही है। और ये आपको मेन रिवर्स दिखाई गई हैं। ठीक है, कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो इसमें रिप्रेजेंट नहीं की गई हैं, जो काफ़ी छोटी हैं। ठीक है, उनका भी ओरिजिन प्लेस हिमालय पर्वत ही है।
अब आगे देखिए, वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल क्या है? पश्चिमी घाट है। देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार मैंने आपको यहाँ से ये इस तरीके की लोकेशन जो है ये प्रायद्वीपीय पठार की मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताई थी। तो प्रायद्वीपीय पठार में जो दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय पठार से ही इनका ओरिजिन प्लेस है। एंड ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। दक्षिणी भारत की इन नदियों की भी पहचान कीजिए। दक्षिणी भारत की नदियाँ देखिए बेटा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये महानदी का आपको दिखा रखा है। फिर उसके बाद कुछ मुख्य नदियाँ हम देख लेते हैं। यहाँ से महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी, ये गोदावरी नदी का, नीचे ये तुंगभद्रा, और यहाँ से कावेरी नदी का, ठीक है। जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बाद में डिस्प्यूट का भी जो कारण है वो कावेरी रिवर ही है, ठीक है। और माही और ताप्ती दिखा देती हूँ। ये माही, ठीक है, ये अरेबियन सी में जाती है। नर्मदा ये अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है। ताप्ती नदी ये भी क्या नाम है, अरेबियन सी में जाती है। लूनी नदी ये राजस्थान की प्रमुख नदी है, ठीक है, जो अरेबियन सी में जाने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। काफ़ी छोटी नदी है। ये 5 नदियों का संगम आपको पाकिस्तान में दिखा रखा है मिठानकोट पे, और ये भी कहाँ जाती है, अरेबियन सी के अंदर ही जाती हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर यदि मैं बात करूँ सिंधु रिवर की, आपसे जब भी कोई ट्राइब्यूटरीज़ की बात करें कि पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 5 नदियाँ वहाँ से जाती हैं, ठीक है। पंजाब जो है ये इस साइड का पाकिस्तान का भी पार्ट था और इंडिया का भी पार्ट था। तो यहाँ से देखिए सिंधु की ट्राइब्यूटरीज झेलम है, चीनाब है, रावी है, सतलज है, और सतलज के अंदर ही यहाँ पर आकर कौन सी नदी मिली हुई है, ब्यास नदी इससे मिली हुई है। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 रिवर्स इसकी क्या है, ट्राइब्यूटरीज हैं। किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, सिंधु रिवर, इंडस भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंधु या इंडस की 5 सहायक नदियाँ होती हैं। ये आपको मैंने सारा रिवर्स का क्लियर कर दिया है। अब आपका काम क्या है, एक मैप आपको फिल करना है। आपके पास आपकी बुक होगी, नहीं है तो मैं आपको क्लियरली दिखा चुकी हूँ। एक एक रिवर की रिप्रेजेंटेशन, आपको हर रिवर की रिप्रेजेंटेशन फिल करनी है मैप के अंदर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आज का। और कुछ क्वेश्चंस भी आपको लिखने हैं। क्वेश्चंस मैं आपको साथ के साथ क्लियर करने लग रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में राइट डाउन होने चाहिए। फिर उसके बाद देखिए नर्मदा और तापी दो, अब देखिए यहाँ हम देखते हैं ये सारे के सारे जिनका ओरिजिन प्लेस हिमालय है, वो सारे के सारे अपना जो पानी है वो कहाँ विसर्जित करती हैं, अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी अरेबियन सी में करती हैं। उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट हैं और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। दक्षिण भारत की इन नदियों की भी पहचान कीजिए। पहचान मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं 2 रिवर्स की, नर्मदा एंड तापी, 2 बड़ी नदियाँ इसका उपवाद हैं। ये और अनेक छोटी नदियाँ अपना जल जो है वह अरब सागर में विसर्जित करती हैं। कौन कौन सी रिवर्स, देखिए मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि आपको ये लर्न रखना है। क्या लर्न करना है आपको, नर्मदा, तापी, माही एंड पेरियार, ये 4 रिवर्स ऐसी हैं जो मुख्य रूप से अपने जल को कहाँ विसर्जित करती हैं, अरेबियन सी में करती हैं। फिर उसके बाद देखिए पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों के नाम बताइए। पश्चिमी तट में जो कोंकण से है, कोंकण क्षेत्र है, ये सारा जो डिटेल है 1 बाय 1 एक एक रिवर के बारे में हम इंडिविजुअल स्टडी भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषता के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालय अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। 2 में विभाजित क्यों किया गया है, क्योंकि 2 ही ओरिजिन प्लेस हैं। 2 ओरिजिन प्लेस कौन से हैं बेटा, फर्स्ट ओरिजिन प्लेस कौन सा है, हिमालय रिवर्स की हम बात करेंगे। सेकंड हम किसके बारे में बात करेंगे, जिनका ओरिजिन प्लेस प्रायद्वीपीय पठार है, जिसे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहा गया है। यहाँ हम देखते हैं यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि ये इन दोनों में से किसी रीजन के अंदर नहीं इंक्लूडेड हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से क्या है, पुरानी है। फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। देखिए इसके एक्सेप्शंस हमें दिए गए हैं, ठीक है, कि ये जो इनके अंदर जो हिमालय से इनसे पहले ही अवस्थित थी ऐसी रिवर्स के बारे में, बट फिर भी मतलब
मतलब जो सर्वाधिक मतलब जो सूटेबल सबसे ज़्यादा वर्गीकरण है वो कौन सा वर्गीकरण है, यही वर्गीकरण है हिमालय रिवर्स। एंड ये कौन से वाली सेकंड वाली कौन सी है, प्रायद्वीपीय हैं। ठीक है, तो आपको ये कम्प्लीटली लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब भारत के अपवाह तंत्र की बात करते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हिमालयी अपवाह। जब तक आपको जो काम दिया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं और एक मैप फिल करना दिया है, तो एक मैप फिल करना, परचेज करना और उसे रफली फिल करके रिप्रेजेंट करना।